ऐसा भी होता है। अस्सलाम सैयदा अफीफा ऊपर। दोपहर का सूरज और इसके साथ घरों को लौटते हुए चरण पड़े, जो तमाम दिन की तलाश के बाद अब शिलन शेर होके अपने घोंसलों की जानिब बढ़ रहे थे। इस रब ने एक और दिन इनके हिस्से का रिस्क इन्हें बगैर किसी ताखीर के पहुंचा दिया था। धूप सर्दी की शिद्दत से ठंडी पड़ी हुई थी। शहर कराची का मंजर था, जहाँ एक साथ कई घर बने हुए थे, जिनकी छतें आपस में एक दूसरे से बाहम लगी हुई थी। वो छत पे खड़ी वहाँ एक अनजान कबूतर को पकड़ने के लिए अपने सफेद चादर से निकले हुए हाथों को धीरे धीरे इस सफेद कबूतर की जानिब बढ़ा रही थी, जबकि धूप इसकी आंखों में लगे काजल को चमका रही थी। और वो दूसरी तरफ इस ख्याल से मुस्कुरा दी कि अब कबूतर इसके हाथ में आने ही वाला है। फिर कबूतर ने अपने पर फड़फड़ाए, मगर वो माइसा के दोनों हाथों के दरमियान फंस गया था। माइसा ने धीरे से इसे अपने करीब किया, उलट पलट कर इसे पहचानने की कोशिश की और इस मखमली बालों वाले सफेद कबूतर से बातें करते हुए बोली, देखो सफेद कबूतर, लगता है आप हमारे छत पर आज पहली बार आए हो, है ना? ठीक पहचाना ना? तो इसने कबूतर से पूछा। कबूतर के सर हिलाने को इसने इकरार समझा। पता है, अब्बा कहते थे सैयद कबूतर को कैद नहीं करते, बल्कि वो इन्हें आज़ाद करते हैं। बस इसीलिए मैं सैयदा माइसा इब्राहिम आपको छोड़ रही हूँ, वरना आप हो बहुत प्यारे। लेकिन यहाँ आते रहना, मैं रोज यहाँ दाना डालने आती हूँ। और देखो, किसी की भी छत पर मेरी छत से ज्यादा कबूतर आपको नजर नहीं आएंगे। माइसा ने छत पर तमाम छतों पर एक नजर डालकर फकरिया उठते हुए कहा और दोनों हाथों से उस कबूतर को आजाद कर दिया। वो कबूतर उड़ता हुआ पहले छत की मुंडेर पर आ बैठा, गोया पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हो, और फिर दोबारा पकड़े जाने के खौफ से फुर्ती से पर फैलाता उड़ गया। माइसा दूर तक उड़ते सफेद कबूतर को देखती थी, जो सूरज की रोशनी की संग बढ़ता जा रहा था। इसने एक पल को सोचा, काश वो कबूतर होता, या कम से कम वो कबूतर की जबान जानती, तो कितना अच्छा होता। वो खुली फिजा में उड़ने वाले हर चीज मुलायजा करने वाले सफेद कबूतर का हाल अहवाल पूछती। माइसा इसे नीचे सहन से जोर की आवाज सुनाई दी थी। सूरज देखा है, ढल रहा है। मैंने क्या कहा था, मगरिब को छत पर नहीं जाते, चलो नीचे आओ। इसकी जान की आवाज पर वो सोचो की दुनिया से एकदम बाहर निकली। फिर सफेद चादर संभालती आहिस्ता आहिस्ता छत से नीचे उतरने लगी थी। शहर कराची दूसरा मंजर। रात की तारीकी ना सिर्फ इसके घर में के बाहर हल्के कमरे में के घर के बाहर हल्के कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। सामने बड़े से बेड पर कोई औंधा लेटा नींद के मजे लूट रहा था। सामने 80 इंच की एलईडी पर मूवी चल रही थी, जबकि रिमोट इसके बराबर में पड़ा ये किस्मत के अकेलेपन पर हंस रहा था। पॉपकॉर्न इसके आसपास हर जगह बिखरे हुए थे। इस ख्वाबे गफलत में सोए हुए वजूद के बराबर में पड़े इसके फोन में हरकत हुई और वो जोरों शोर से बढ़ने लगा था। इस शख्स ने झुंझलाहट से अपने सर की दूसरी तरफ किया, मगर फोन बजना बंद नहीं हुआ था। इसने कुछ ही देर बाद बेचैनी से सुर्ख आंखों को खोल दिया। फोन की स्क्रीन पर हैदर फारूकी जगमगा रहा था। माथे पर 3 बल नुमाया हुए, हाथ फोन की तरफ बढ़ा। कॉल उठाते ही भारी आवाज स्पीकर पर सुनाई दी। हेलो। मकाबले से भारी आवाज सी आई थी, जयाम, काम हो गया है, पैसे मिल गए हैं। हैदर ने खुशी से नोटों की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए कहा था। ये तो होना था। जयाम इसी तरह लेटे लेटे गुनूनगी में बोला था। मोबाइल कान से लगा हुआ था। जैम, उठ जा जैम, चल हमेशा की तरह पार्टी करते हैं। हैदर ने जोर दिया था। हैदर, मेरा दिमाग खराब मत करो, सोने दो। जयाम ने तकिया कानों पर लगाकर गुस्से और बेचैनी से फोन रख दिया था। हैदर समझ गया था अब कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वो दोबारा सो चुका होगा। जयाम, फारिस और इसकी नींद। हैदर फोन रखकर चिढ़ते हुए बड़बड़ाया था। मास्कोरस का शहर। हेलो सर, आप मास्को शहर के मशहूर रेस्टोरेंट से क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में कहा गया था। अब सिलूक जल्दी जल्दी मुकाबले के बताए हुए ऑर्डर को लिख रहा था। चंद खानों के नाम बताकर फोन रख दिया गया। जो ऑर्डर बावर्ची खाने तक पहुंचा। इसने अपने मातहत को हुक्म दिया और खुद एक दूसरी जानिब बढ़ गया था। हेलो शेफ सलीम। वहाँ एक खुलो वाली लड़की काम में मसरूफ थी। इसे इसकी पुश दिखाई दे रही थी। क्या बना रही हो आज? सिलोक किचन में मौजूद सलीम के पास आकर रसूख से बोला।
सेलीन अपने बालों की लटों को कान के पीछे करती मुकम्मल तौर पर कुछ बनाने में मसरूफ थी। वो आम रंगत की मालिक थी, लेकिन इसके नक्श बेहद मासूम थे। क्या बताऊं क्या कर रही हूँ, मैं मसरूफ सी रोया हूँ। फिलहाल तो बीफ स्ट्रोगनॉफ बनानी है कि सुबह 300 ऑर्डर मुकम्मल कर चुकी हूँ, अब ये एक आखिरी में आया है। सेलीन ने थककर मुझसे चोर लहजे में जवाब दिया। इतने में वो सामने रखे बादाम उठा चुका था। हाँ तो किसने कहा था इतना अच्छा बीफ स्ट्रोगनॉफ बनाओ कि चंद ही दिनों में सब दीवाने हो जाए। त्रिलोक ने बाउल में रखे बादाम चबाते हुए कहा, अगर अच्छा ना बनाती तो मुझे मास्को के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में शेफ नहीं रखा जाता। सेलीन ने मजीद वजाहत से जवाब दिया। हाँ ये भी है, वैसे भी अपने आप को एक शेफ ही मानता हूँ। ये और बात है कि मुझे अच्छी कॉफी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। मगर देख लो, इन रेस्टोरेंट वाले ने मुझे कॉफी डिपार्टमेंट का हेड ही बना दिया, वो भी मुकम्मल वजाहत से बोला। जिन पर दोनों मुस्कुरा दिए थे। मोबाइल की रिंगटोन ने इन्हें इस तरफ मुतवज्जा किया। ये यकीन आलिफ का फोन होगा, रखें। सिलू ने अंदाजा लगाकर कहा, ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है, मुझे आलिफ के अलावा यहाँ फोन कर भी कौन सकता है। सीलिन ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो सीलिन, आज कितनी देर हो गई तुम्हें? मुकाबिल ने फिक्रमंदी से पूछा था। फिक्र ना करो आज, मैं अभी भी जॉब पर हूँ, बस लास्ट डिश है। सीलिन इसके फिक्रमंद तबीयत के मुताबिक मुतमईन करते हुए बोली, वो सब ठीक है, मैं तुम्हारे नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जब डिश तैयार हो जाए तो नीचे आ जाना। तो आलिफ ने इत्मीनान से बताया था। अच्छा ठीक है। सेलीन मुस्कुराते हुए फोन रख चुकी थी। यकीनन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिलूक ने उसके चेहरे पर पहले मुस्कुराहट को देखते हुए एक और अंदाजा लगाया। तुम जानते ही हो आलिफ को, वो ना तो मेरी सुनता है और ना अपनी, बस अपने दिल की सुनता है। सेलीन देव ने जल्दी जल्दी डिश बनाते हुए बताया। हाँ जानता हूँ तुम्हारे आलिफ को भी, वो भी तुमसे ज्यादा। अगर तुम दोनों पिछले 2 महीनों से साथ हो तो मैं और आलिफ 2 साल से हैं यहाँ। सिलूक ने मजीद बादाम मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा अब अपना दोस्ती नामा शुरू मत कर देना, मैं जा रही हूँ, डिश रेडी है। सुनील ने तेजी से अपना बैग उठाते हुए कहा। रेस्टोरेंट के नीचे एक कार में वो बैठा सुनील के आने का इंतजार कर रहा था। साइड के शीशे में इसने अपने चेहरे पर एक नजर डाली थी। हल्की दाढ़ी, हल्की मूंछें, साथ में कानों तक आते घने बाल, लंबी नाक और आंखें बड़ी, लंबी पलकों वाली, चेहरे पर हल्की संजीदगी जो उसकी शख्सियत का खासा रही। आलिफ की नजर खुद से हटती हुई सामने से आती हुई सीलिंग पर पड़ी थी। जीन्स पर सिर्फ टॉप, इस पर ऊंची हील्स, बाल खुले थे, स्कार्फ गले में लटका अपनी कदर खो रहा था। आलिफ कार से चढ़कर इसके लिए कार का दरवाजा खोल चुका था। सामने से आती सीलिंग इसकी इस हरकत पर मुस्कुराती हुई कार में बैठी। वो खुद भी कार में बैठ चुका था। कॉफी? आलिफ ने कार स्टार्ट करते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा। नहीं, आइसक्रीम। सीलिंग ने फौरन इसका अच्छा मूड देखकर रंग बदला था। नो आइसक्रीम, आज बहुत ठंड है। इसके होते हुए भला वो रंग कैसे बदल सकती थी? आलिफ के कहने पर सीलिंग ने फौरन की तरफ देखा था। मूड तो ऐसे बदलता है जैसे अभी घेर बदल रहा हो। सीलिंग ने हल्की आवाज में कहा। तुम्हें बड़ा पता है घेर का? आलिफ ने इसकी बात सुनकर इसी तरह जवाब दिया। तुम्हें पैलमिनी डम्पलिंग का पता है? सीलिंग ने उसके सवाल पर चिढ़कर कहा था। वो अच्छी तरह खानों के बारे में जानती थी, इसीलिए इसने जानकर कहा। मगर अगले ही लम्हे आलिफ बोला था, किसको नहीं पता, रूसी डिश है जिसे रूसी खानों का दिल कहा जाता है। और सुनो, इसके फायदे भी बहुत हैं। दिमाग को तेज करती है, खून बनाती है, जिस्म को तवानाई देती है, इसे सारा दिन का काम किया जा सकता है। इसके अलावा इससे पहले कि वो मजीद कोई बोलता, सीलिंग बीच में बोल चुकी थी। बस बस, और मान लिया, अब अपनी नॉलेज नहीं, कार की रफ्तार को बढ़ाओ प्लीज। सीलिंग मजीद चिढ़कर बोली। इसकी शक्ल देखने वाली थी। मैं तुम्हें पैलमिनी ही खिलाने ले चलूं अभी? आलिफ ने इसे चिढ़ता देखकर मजीद खुशगवार लहजे में कहा था। मुझे अब सिर्फ आइसक्रीम ही खानी है, बस। सीलिंग ने अब पक्का इरादा करते हुए कहा। इसके इस तरह कहने पर वो मुस्कुराया। ओके, इसने सीधा जवाब दिया। ये पहले नहीं मान सकते थे? सीलिंग ने हैरत से इसे मुस्कुराता देखकर कहा। नहीं। फिर सीधा जवाब आया। इतने में सामने से एक बच्चा आता दिखाई दिया, जिस पर आलिफ ने तेजी से ब्रेक लगाया था। बच्चा खौफ से अपनी आंखें बंद कर चुका था। सीलिंग का सर गाड़ी अचानक वहीं पर जाके सामने डैशबोर्ड से टकराया। वो सर हिलाती हुई गाड़ी से बाहर निकली। आलिफ भी गाड़ी से उतर चुका था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? गाड़ी के आगे आगे मरने का शौक है क्या?
क्यों यहाँ सड़कों पर फिर रहे हो? माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? दफा हो अब जल्दी यहाँ से। पता नहीं आंखें हैं कि नहीं। वो गुस्से से सर हिलाती इस बच्चे को बातें सुना चुकी थी, जिसे आलिफ ने भी सुना था। आसपास 2-3 लोग भी बंद सुन चुके थे। सलीम, आलिफ ने उसे अपनी तरफ तवज्जो किया। जाने दो, और उसने मजीद कुछ भी कहने से रोका था। वो बच्चा डर और खौफ से वहीं जम गया था। अब कुछ सांस बेहाल होने पर अपनी स्टिक खोलकर आगे चलना शुरू हो चुका था। सलीम ने इस बच्चे को हैरत से देखा। आंखों पर काला चश्मा भी पहना हुआ था, जबकि आलिफ ने सलीम को देखा था। वो बच्चा चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया, जबकि वो दोनों अब गाड़ी में थे। मुझे ऐसे मत देखो आल, मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा अंधा होगा। सलीम ने इसके देखने पर इसे सफाई दी। वो वाकई ऐसा मानती थी। इसे नहीं पता था कि वो बच्चा अंधा है। तुम्हारे माथे से हल्का हल्का खून बह रहा है। आलिफ की नजर इसके माथे पर गई थी। साथ ही वो पीछे से फर्स्ट एड लेने गाड़ी से उतर चुका था। सलीम ने अपनी उंगली से माथे पर खून चेक किया। इससे वाकई अब सर में दर्द महसूस हो रहा था। कुछ नहीं है, अफसोस सोचकर मजीद पागल न हो जाना। आलिफ ने इसकी आदत से वाकिफ होने की वजह से इसे बताया। आलिफ, गाड़ी रोड के बीच में रुकी हुई है, सलीम ने बाहर देखते हुए कहा, जबकि आलिफ इसकी चोट पर मरहम लगाने में मसरूफ था। लो हो गया, उसने अच्छी तरह तसल्ली करते हुए कहा। शुक्रिया, अब मुझे घर छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जा रही। सलीम ने सिर पर हाथ लगाकर कहा। ओके, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर ज्यादा दर्द हो तो कल छुट्टी करना जॉब पे। ऐसा कहता हुआ इस पर हुक्म साबित कर चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता, अभी 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए। सलीम ने इनसे इनकार किया। सलीम, ये चोट नहीं ऐसे लगी है, ओके? अब इसे जल्दी ठीक करो, वरना मैं तुम्हें मुकम्मल जॉब से ही निकलवा दूंगा, फिर घर में रहना बेशक। आलिफ इसे फोन करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि वो वहीं खड़ी रह गई थी। दानिश, हल्का हल्के कितने होते हैं? मायसा ने अपने सामने खड़े 5 हल्के बच्चे से सवाल किया था, जिसके चेहरे पर साफ लिखा था, कैसे याद नहीं? बताओ। इसके चुपचाप होने पर इसने मजीद जोर देकर पूछा। अच्छा, तो तुम्हें नहीं याद हुए अभी तक? अब ये लोग कायदा, जब तक याद नहीं होंगे मैं छुट्टी नहीं दूंगी। जाओ, यहाँ वहां जाकर खड़े हो जाओ। मायसा ने इसे डांट कर कहा। दानिश मायसा से कायदा लेकर चुपचाप जाकर कोने में खड़ा हो गया। मायसा की नजर बाकी बच्चों पर पड़ी जो हंस रहे थे। आप सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इन सब से मुखातिब थी। इनकी हंसी को ब्रेक लगा। अगर इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने दानिश को डांटा है, तो सब के सब बहुत बुरे बच्चे हैं। मायसा ने इन सबको बारी बारी देखकर कहा। क्या आप में से कोई जानता है कि मुसलमान का मुसलमान से क्या रिश्ता है? और क्या आप सबको पता है कि आप भी इस जगह खड़े हो सकते हैं? तमाम बच्चे खामोश थे। किसी की तरफ से जवाब ना पाकर मायसा ने मजीद कहना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि अपने मुसलमान भाई का मजाक उड़ाने के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? अपने भाई की मुसीबत पर इजहार मुसर्रत ना करना, अल्लाह इस पर रहम करेगा और तुझे इसमें मुब्तला करेगा। बात समझ आई मेरी? आप सब अभी मजे से हंस रहे हैं और दानिश याद करने में लगा है। हो सकता है कि कल मैं आप में से किसी को पूछूं तो आपको भी याद ना हो। सारे बच्चों ने सर को अजबार में हिलाया था। मानसा, कमरे के बाहर से आवाज आई थी, इधर आओ। बाहर से ताबिंदा बच्चे की आवाज पर वो इस तरफ मुतवज्जा हुई और बच्चों को पढ़ने को कहकर इनकी तरफ बढ़ गई थी। पढ़ाती रहोगी या बच्चों से फीस का भी कहोगी? महीने की 5 दिन ऊपर हो गए हैं और इन सबके माँ बाप से अभी तक पैसे नहीं निकले। तुमने आज नहीं बोला तो अब मैं बोलूंगी। ऐसे थोड़ी तुम्हें इजाजत दी थी बच्चों को पढ़ाओ। काबिंदा ने सख्त और ऊंची आवाज में कहा, जिस पर वो अंदर झांकने पर मजबूर हो गई थी। सच्ची, मैं बच्चों से क्या कहूँ? इनकी अम्मी को कहूंगी फोन करके। वैसे भी तो ये बच्चे हैं, इनको क्या पता। इसने इनको समझाना चाहा। बस बस, मुझे तुम अपना ये बयान ना दो जो दिन भर इन बच्चों को देती रहती हो। आज बात हो जानी चाहिए और कल पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख देना, बस। उन्होंने मजीद कहा और किचन की तरफ चली गई और मायसा वहीं खड़ी थी। आज तस्लीम करना ही पड़ेगा, इसने दिल में इरादा किया था। इसने घर पहुंचकर अपनी माँ जीनत को लैपटॉप से वीडियो कॉल मिलाई थी। माथे पर चोट की वजह से शदीद दर्द महसूस हो रहा था। कॉल मिल गई थी। कैसी है? सलीम ने सर हिलाते हुए पूछा। ठीक हूँ, सामने से धीमी आवाज आई थी। राबिया, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? जीनत ने फिक्रमंदी से इसकी चोट को देखकर पूछा। सलीम को फौरन इस गाड़ी के डैशबोर्ड से टकराने को लेकर इस अंधे बच्चे तक सब फिर से याद आया।
कुछ नहीं, बस टकरा गई थी दीपा से। सलीम ने सोचों में गुम होने की वजह से अजीब सा बहाना बनाया। और आप मुझे राबिया नहीं सलीम कहा करें। इससे पहले जय जीनत इस बात का मफहूम पूछती, इसने बात बदल दी। अच्छा भला नाम है राबिया, सलीम भला क्या नाम हुआ? इसके बाद का जवाब वो दे चुकी थी। छोड़े, आप बताएं तारा बेगम और उनकी आलीशान कोठी कैसी चल रही है? इसने हकारत से पूछा था। राबिया, तमीज से बात क्या करो, वो तुम्हारी नानी है, मेरी माँ है। मीरा ने से हर बार की तरह फिर इस बात पर सख्ती से कहा था। मेरी ही नानी है, बाकी सबके लिए तो वो तारा बेगम और वक्त की मशहूर राकिसा है ना। वैसी टोन में बोली थी। ये फजूल बातें करनी है तो कॉल खत्म कर रही हूँ। जिनन ने उसकी बातों को ब्रेक लगाने के लिए कहा। आप भी जानती हैं कि मेरा लाहौर से मास्को आने का वाहिद अपने बाप को ढूंढना और सारा बेगम उनके शोहरत से दूर होना था, इसलिए मैं आपसे इतनी दूर यहाँ मास्को में हूँ। अम्मी, राबिया ने इनसे वही बात की थी जो वो कब से कर रही थी। जानती हूँ, लेकिन अब भी कह रही हूँ, सिकंदर को ढूंढना तुम्हारे बस की बात नहीं, वो भी जब तुम वहाँ अकेली हो। जीनत इसकी बेवकूफ़ी समझकर इसे समझाते हुए बोली। अम्मी, मेरी दोस्त की कॉल आ रही है, बाद में बात करेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। सलीम ने फ़ोन देखते हुए कहकर कॉल काट दी थी और गहरी सांस ली। मैं ढूंढूंगी सिकंदर अली को, अपने पापा को। मैं निकालूंगी आपको तारा बेगम की कोठी से अम्मी। फिर मैं आप और मेरे पापा सिकंदर अली हम सब साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा होगा, मैं करूंगी ऐसा। सलीम ने पक्के इरादे से कहा था। इसने दराज से सिकंदर की वो वाहिद तस्वीर निकाली जिसके पास थी। पापा, आप मुझे जल्द मिल जाएंगे ना, इतना तो मैं जानती हूँ। आप यहीं मास्को शहर में ही कहीं हो, लेकिन मैं आपको इन 11 मिलियन लोगों में कहाँ ढूंढूं? आप खुद ही मिल जाए, आप जल्द मेरे पास आ जाए। सलीम ने तस्वीर को दिल से लगाए कह रही थी। मायसा, चाय बनाकर दो अपने चाचा को। मायसा कबूतरों को दाना डाल रही थी जब इसे ताबिंदा की आवाज आई, जो इसने सुन ली थी। प्यारे कबूतरों, आप सब आराम से दाना चुगो, मैं चाचा जी को चाय देने जा रही हूँ। अब कल मुलाकात होगी। मायसा इन सबको हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज कहती हुई नीचे की तरफ भागी। जी चच्ची, मैंने पहले ही चाय चढ़ा दी थी। इसने चच्ची को खबर दी और किचन में घुस गई। कुछ देर बाद, आज कैसे मिले बच्चों से? दिलावर ने मायसा से चाय लेते हुए पहला सवाल किया। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। मायसा ने जवाब से पहले इन्हें सलाम किया था। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अब बताओ, वो इसी बात पर कायम थे। नहीं, आज बात की है, कल मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मायसा ने जवाब दे दिया था। वो जानती थी कि इसका खामोश रहना बात को बढ़ा देगा। बच्चों को सीधा करके रखो और बोल देना कल आपके आप 30 महीने की पहली को ना दी तो फिर ट्यूशन आने की जरूरत नहीं। उन्होंने चाय पीते हुए नफरत से कहा था। ऐसा नहीं कह सकती, वो बच्चे हैं। मायसा हिम्मत से कहती हुई जाने के लिए मुड़ी थी। तू नहीं कहेगी तो कल मैं खुद कह दूंगा। दिलावर भी ठिकाई से बोला। चाचा, मेरा मतलब है मैं इन बच्चों से नहीं, उनकी अम्मी से कहूंगी। बच्चों से कहने मुनासिब नहीं। मायसा ने सीधा जवाब दिया और किचन की जानिब बढ़ गई। ये मंजर एक आलीशान कोठी का था। हर तरफ हुस्न और पायल की चमकार से बेनहार गूंजती। वो एक नामूर हवेली थी जहाँ कभी हुस्न और खूबसूरती की जगह तारा बेगम का नाम लिया जाता। आज भी इसी शान से तारा बेगम इस कोठी की आन बान और शान थी। कहा जाता है हुस्न गुरूर का साथ लाता है, मगर तारा बेगम की तबीयत में हुस्न गुरूर की गहरी दोस्ती थी। हुस्न में गुरूर झलकता था और गुरूर हुस्न के टुकड़ों पर पलता था। बड़े बड़े खानों से चमकते बड़े से सहन नुमा कमरे में वो आज भी शान से बैठी अपना मनपसंद गाना सुन रही थी। शानो, जो इनकी पुरानी मुलाजमा थी, 5 साल से इनके साथ थी। हमेशा की तरह इनके आराम का सामान करती हुई पैर दबाने में मसरूफ थी। तारा बेगम की काजनी आंखों का खुलना था कि शानो ने इशारा समझकर गाना बंद कर दिया था। शानो, उन्होंने इसे मुखातिब किया था, जाकर जीनत से कह दो कि काम छोड़कर मेरे पास आए, मुझे इसकी लाइली के बारे में कुछ बात करनी है। वो गर्दन अकड़ाकर आवाज से बोली है। तारा बेगम का कहना था कि शानो से हिलाती वहां से सीधा जीनत के पास पहुंची। जीनत जो अभी सलीम से बात करके बैठी थी, शानो के कहने पर सीधा तारा बेगम के पास पहुंची। जी अम्मा, क्या बात करनी है? इसने आते ही सामने बैठी तारा बेगम से पूछा। अपनी अधेड़ उम्र बेटी को वो एक नजर देखने लगी। बैठ मेरे पास। तारा बेगम ने अंगूठियों से भरे हाथ से अपने तख्त पर बैठने का कहा, जिस पर जीनत वहां बैठ गई।
तू जानती है, बहुत कम होते हैं वो लोग जो अपनी किस्मत सोने की तरह लिखवा कर लाते हैं। वो सिरे देखकर जलते भी हैं और पानी की तमन्ना भी करते हैं। और तुझे पता है, हुस्न के उरूज का एक वक्त होता है। मैं ना सिर्फ इस उरूज को पाया है, बल्कि कई अरसे इस उरूज पर हुकूमत भी की है। यहाँ तक कि तेरी पैदाइश भी मेरे हुस्न को खा नहीं सकी। हाँ, तेरा बाप जरूर तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार करके चला गया था, लेकिन मैंने मौत को इसके पीछे भेजा और मौत इसे खा गई। वो गहरी काजल वाली आंखों को घुमाकर फखर से बोली थी, अम्मा, इन पुरानी बातों को क्यों याद दिला रही है? जीनत ने उदास लहजे में कहा। वो हमेशा इस सबको याद करके उदास होती थी। तू अब हंसती होगी, कहती होगी कि अब तो सारा बेगम का राज खत्म होने वाला है ना? उन्होंने कांटदार लहजे में कहा था। तो सोचती होगी कि बुढ़ापा तो अच्छे अच्छों का हुस्न को खा गया, अब तारा बेगम की बारी भी आने वाली है। वो जीनत पर आंखें गाड़े बोली थी। इसकी आंख की गरमाई से जीनत को अपना आप जलता महसूस हुआ। अम्मा, मैं तेरी सगी औलाद नहीं? भला सगी औलाद ऐसे सोच सकती है? जीनत ने हैरानी से पूछा। यही तो मेरी बदकिस्मती है। तेरे अंदर मेरा नहीं, तेरे बाप का खून आया है। ये तो मुझे इसी वक्त समझ आ गया था जब तूने रक्स की जगह हाथ में किताबें थामी थी। तूने कभी माँ को सहारा देने का नहीं सोचा, और अब राबिया को भी यहाँ से दूर भेजिए ताकि मैं इसे रक्स पर ना लगा दूँ। तुझे क्या लगा, मैं नहीं जानती कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बगावत की बू को तारा बेगम दूर से ही सूंघ लेती है, जानती है ना? वो शैतानी मुस्कुराहट बोली थी। जीनत को आज वो माँ कम और दुश्मन ज्यादा लगी। उनके सामने कुछ भी बोलने से काफिर थी। इससे पहले वो कुछ भी बोलती, शानो खबर लेकर हाजिर हुई। तारा बेगम, कुछ लोग आए हैं आपसे खुसूसी मिलने, कल इजाजत लेकर गए थे, शानो ने बताया। बिठा इन्हें बैठक में, कह दे कि तारा बेगम का इंतजार करें, वो आ रहे हैं। तुम जाओ जीनत यहाँ से, और मेरे सामने जरा कम आया करो, तारा बेगम ने हिकारत से कहा था। जीनत शुक्र का सांस लेकर वहां से अपने कमरे में चली आई। रात के 11 बज रहे थे और कोई जेब से चाबी निकालकर घर का दरवाजा खोल रहा था। फिर वो बगैर शोर किए दबे कदमों घर में दाखिल हुआ और अपनी मंजिल अपने ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ रहा था। भाई, वो भूखनी आंखें इसे रोक चुकी थी। खाना तो खा ले। पीछे से नूरे की आवाज आलिस के कानों में पड़ी थी और इसे मुंजमद कर चुकी थी। वो भी घर में दाखिल हुआ था और अब सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब पीछे से इसकी छोटी बहन नूरे की आवाज से इसे रोका। नूरे, तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मैं आ गया हूँ? आलिस ने वापस मुड़ते हुए आहट से पूछा। अम्मी ने कहा कि भाई आ गया है, जाकर इसे खाने की टेबल पर बुलाओ, नूरे ने दांत निकालकर कहा। आलिस जानता था कि आज वो सारा दिन घर से बाहर था और अब अच्छी अच्छी बातें सुनने का वक्त था। चले भाई, क्या सोचने लगे? नूरे ने फिर से दांत निकालते हुए बोली। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, छुटकी? आलिस इसे बोलता हुआ किचन में दाखिल होकर टेबल की तरफ बढ़ा। नूरे ने इसके पीछे पीछे थी। अब वो लोग किचन के डाइनिंग एरिया में दाखिल हो गए थे। मॉम, ये सारा दिन क्या करती रहती है? पढ़ाई की है आज इसने? समझ तो नहीं लग रहा इसके, आलिस ने पुराना तरीका इख्तियार करते हुए कहा। सब कुछ नूरे पर डालने की कोशिश की। उस पर नूरे ने मुस्कुराकर मॉम की तरफ देखा, जो कि अब भी आलिस को घूरने में ही लगी थी। आलिस समझ गया था कि इसकी बात को मुकम्मल इग्नोर किया गया है। नूरे, टाइम क्या हो रहा है? नाला ने नूरे से जाने देखकर सख्ती से पूछा। जब भाई गए थे तो सुबह के 9 बज गए थे और अब रात के 11 बज रहे हैं, नूरे ने बड़े रसूख से बताया। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? जवाब दो, ये कहाँ थे? उन्होंने आलिस को घूरने के बाद सख्ती से पूछा। आप जानती है ना, काम से गया था, आज ऑफिस भी होकर आया हूँ बाबा के, और मामू से भी मिला आया हूँ। आलिस ने जानबूझकर एक नाम छुपाया था जो इन नामों में शामिल था। और नूरे बीच में बोली, तुम खाना खाओ अपना, दो बड़े बात कर रहे हैं ना? आलिस ने इसे किसी तरह चुप करवाया। इसके डांटने पर वो मजीद चिढ़ गई। मॉम, ये जरूर आज हिलीन से मिलने गए थे, क्योंकि ब्लैक जैकेट भी पहनकर गए थे। इस पर आलिस की आंखें फैल गईं। नूरे ने मॉम को आगाह किया, जो कि हर बात से बखूबी आगाह थी। दोनों चुप करके खाना खाओ, और आज अब तुम्हें बगैर बताए घर से जाता ना देखूं मैं। आलिस को वार्निंग देती वो खाना खाने में मसरूफ हो चुकी थी। नूरे को अपने कान में सरगोशी की आवाज आई जो आलिस ने की थी। तुम्हें कैसे पता चला ब्लैक जैकेट का? आलिस ने सुल्तान की तरफ झुककर पूछा। तो सिंपल, आप आज ज्यादा अच्छे बनकर गए थे। उन्होंने इसे आइसक्रीम से बताया, लेकिन अब चॉकलेट तो नहीं मिलेंगी ना, जो मैं तुम्हें मुंह बंद रखने पर देने वाला था। आलिस ने इसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया।
क्या आप इस चॉकलेट की बात कर रहे हैं? मैंने फौरन अपने दूसरे हाथ में पकड़ी चॉकलेट इसे दिखाई। कब खिलाई चौनी? आल ने पूछा, जबकि जवाब वो जानता था। जब तुम मुझसे बातें करती मेरे पीछे चल रही थी तब तो नहीं, आलिस ने बताया। गुस्से में कहा गया था। चुपचाप खाना खाओ दोनों। मैंने इनकी जबानों को ब्रेक लगाया। अब वो दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। चाचा जी, ये नहीं बच्चों की फीस के पैसे। मायसा ने आज बच्चों से फीस लेकर चाचा के हवाले कर दी थी और अब जाकर सुकून का सांस से नसीब हुआ था। ये क्या, कितने बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे पास? दिलावर ने इन पैसों को देखकर पूछा था। इसे बहुत कम लगे थे। 10 बच्चे हैं, जिनमें से 2 आज आए नहीं थे, इसलिए इनके पैसे नहीं है इसमें। मायसा ने इन्हें तफसील से बताया। सच बता, कहीं कुछ पैसे अपने पास तो नहीं रख लिए? दिलावर चीख कर बोला था। नहीं, मायसा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। वो पुरसुकून थी, आदत के मुताबिक। झूठ बोल रही हो? अब की बार वो मजीद खराब लहजे में बोले। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। मायसा ने इसी तरह खड़े रहकर जवाब दिया। शोर की आवाज पर ताबिंदा भी वहां पहुंच गई थी। जबान ना चला अपनी सित्र से। अरे तुझे तो एहसान मानना चाहिए, तू इस घर में इसी हैसियत से आज भी रह रही है जब तेरे माँ बाप छोड़कर गए थे। मगर हमें क्या पता था नेकी का सिला जबान दराजी की सूरत में मिलेगा। ताबिंदा अंदर से आते ही मायसा को सुना चुकी थी। ये जाने बना कि घर में बहस हुई किस बात पर है। मायसा इसी तरह खड़ी गहरी सांस ले छत की जानिब बढ़ गई। आंखों में जो हल्के आंसू आ रहे थे, इन्हें ठंडी हवा ने मजीद बढ़ा दिया था। 2 ठंडे आंसू उसके गाल पर बह निकले थे, जिसे वो मुस्कुराते हुए हाथ से पहुंच रही थी। जानते हो, बाबा 2 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी एक और नेमत अपने मुंह से ले ली थी और अब वो रब ही इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा है। वो छत के दरवाजे पे पहुंचकर इस सफेद कबूतर को देखते ही मुस्कुराई थी और अपने आंसू पोंछने लगी। फिर मुस्कुराकर इस कबूतर को अपने हाथों में ले लिया था। इस बार कबूतर भी इतना पुरसुकून था जितना पहले ना था। वो भी इस फूल से मानूस हो चुका था जिसने इसे अपने हाथों में उठा रखा था। जानते हो, बाबा 2 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी एक और नेमत रब ने मुझसे ले ली थी और अब वो रब ही इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा है। खैर सपोए कबूतर, तुम बताओ, तुम्हारी कोई कबूतरी नहीं है जो तुम्हारी दुख सुख की साथी हो? वह कबूतर को हाथ में लिए ठंडी धूप में बैठी बातों में मसरूफ थी। इसके बालों का जूड़ा बंधा हुआ था जब कोई इसके पीछे आकर बैठ चुका था। मायसा, तुम पागल तो नहीं हो? कबूतर से किस तरह बात कर रही हो? मायसा, जो बिल्कुल कबूतर में महल थी, पीछे से हानी की आवाज ने उसे चौंका दिया था। हानी, मेरी प्यारी, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, कैसी हो? कहाँ थी? मायसा एक साथ कई सवाल कर चुकी थी। वो सब तो ठीक है, जरा अपना चेहरा दिखाओ। हानी, जिसकी सबसे अच्छी सहेली थी, इसके मोहल्ले में इसके साथ बड़ी हुई थी। इसके माँ बाप के इंतकाल के बाद जिसने मायसा को सहारा दिया था, वो इसकी हल्की गीली आंखों के पीछे का मफहूम समझ चुकी थी। इसने इसकी थोड़ी को अपने हाथ से पकड़कर इसकी आंखों को देखकर पूछा था। ऐसा कुछ नहीं है हानी, जैसे तुम समझ रही हो। मायसा ने नजरें चुरा कर कहा। इसने तुम्हारी चच्ची ने मुंह बनाकर दरवाजा खोला और मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। फिर कड़वी बातें की होंगी उन्होंने तुमसे और फिर मेरी मीठी सी सहेली का दिल कड़वा कर दिया होगा अपनी जलन भरी बातों से। हानी बुरी तरह बड़बड़ाई थी। तुम बताओ कैसी हो? मायसा ने इसके बिगड़ते चेहरे को देखकर पूछा। तुम मुझे एक बात बताओ मायसा, ये घर तुम्हारे बाप का भी तो इतना ही है ना जितना तुम्हारे चाचा का है? हानी ने फिर कहा। हानी, छोड़ दो। नफरतें बांटने और इनको पाल कर बड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होता। लोग समझते हैं कि जो अकेला है वो अकेला ही है। इन्हें नजर नहीं आता जो अकेला होता है इसके पास ही तो इसके रब का साथ होता है। और वैसे भी मैं इनकी जबान नहीं चला सकती। मेरे बाबा को वो बहुत अजीज थे। वो हानी के चेहरे को देखकर धीमे लहजे में बोल गई थी। हानी पल में खामोश हुई थी। वो समझने से काफिर थी कि मायसा को क्या कहे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? एक हिकायत है, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। मायसा ने इसके बिगड़ते चेहरे को देखकर कहा। सुनाओ। हानी जानती थी वो सुनाए बगैर इसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए इसने सुनने पर ही रजामंदी दे दी। इसका ख्याल था कि इससे इसका दिल दहल जाएगा। पता है, एक बार एक मलहद जो कहता है कि दुनिया खुदा के बगैर चल रही है, हारून रशीद के पास आया, जो मुसलमानों के अमीर थे। इसने हारून रशीद से कहा कि तुम्हारे उल्मा कहते हैं कि इस दुनिया का कोई खालिक, कोई बनाने वाला भी है, तो जरा मेरे सामने इन उल्मा में से किसी को पेश करो। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये दुनिया बगैर खुदा के चल रही है, इसका कोई खालिक, कोई बनाने वाला नहीं। इस मुनहद के इस इसरार
के इस इसरार पर हारून रशीद सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इमाम अबू हनीफा ही इसी वक्त के सबसे बड़े आलिम है, तो मैं इस मुल्क के सामने इन्हें बुला कर ले आता हूँ। चुनांचा इसने इमाम अबू हनीफा तक पैगाम पहुँचाया। आप रहमतुल्लाह अलैह तक तमाम मामले की खबर पहुंची तो आपने ज़ोहर के बाद आने का कह दिया कि ज़ोहर के बाद आकर इस मलहद से बात करूंगा। अब वो मलहद और हारून रशीद साहब तमाम लोगों के साथ इमाम अबू हनीफा का इंतजार करने लगे। ज़ोहर से असर हो गई, आप रहमतुल्लाह पहुंचे नहीं, फिर आप असर के बाद पहुंचे। तमाम लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। मलहद जो कब से आपका इंतजार कर रहा था, आपको देखकर फौरन बोला, इतने देर से आने की क्या वजह हुई इमाम साहब? मलहद ने भरे मजमून में सवाल किया। इमाम आजम ने बताया, मैं आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक अजीब बात पेश आई। मेरा घर दरियाए दज्जला के पास है। मैं घर से निकलकर दरिया के पास आया ताकि इसे अबूर करके यहाँ पहुँच जाऊँ। मैंने वहाँ एक टूटी फूटी कश्ती पड़ी देखी, जिसकी लकड़ियाँ बिखरी थी। वो खुद ब खुद हिलने लगी और फिर मैंने देखा वो कश्ती खुद ब खुद सही हो गई और एक सालिम कश्ती तैयार हो गई। मैं इस कश्ती में बैठा और यहाँ आ गया। इमाम की बात सुनकर मलहद बोला, लोगों देखो इमाम कितना झूठ बोल रहे हैं। भला कश्ती खुद कैसे बन गई और बगैर मल्ला कश्ती चलाने वाले किस तरह चल पड़ी? देखो कितने झूठे हैं ये। वो चीख कर सबको बताने लगा। तब इमाम आजम बोले, एक काफिर मल्हद अगर किसी बनाने वाले के बगैर कश्ती बन नहीं सकती और किसी चलाने वाले के बगैर कश्ती चल नहीं सकती, तो किस तरह मुमकिन है कि इस अदर अजीम निजाम दुनिया किसी चलाने वाले के बगैर चल जाए? तो इस पर कैसे यकीन कर सकता है? इमाम की बात सुनकर मलहद हैरान रह गया और अगले ही लम्हे वो इस बात का कायल हो गया और मुसलमान हो गया। माइसा जो बड़े रसूख से कहानी सुना रही थी, वो अब खामोश हुई। बहुत ही अच्छी, हमेशा की तरह, हानी ने जवाब दिया। वो सोच रही थी कि माइसा हमेशा इसे लाजवाब कर देती है। साथ ही उसने दुआ की थी कि माइसा को कोई चाहने वाला मिले जो इस हीरे की सही कदर करे। वो क्लब में मौजूद था, हाथ में जो जूस का गिलास ले जिसे हल्के हल्के घूंट पर अपने अंदर उतार रहा था। कपड़े हर लिहाज से अच्छे थे, बालों को जेल से सेट किया गया था। मोबाइल पर मैसेज की आवाज ने इसे फोन देखने पर मजबूर किया। हैदर ने फोन देखा जहां जियाम का मैसेज जगमगा रहा था। आई एम हेयर। हैदर ने इसका मैसेज पढ़ा और फोन रखकर दरवाजे की जानिब देखा, जहां से जियाम बिल्कुल इसके उलट हुलिये में अंदर दाखिल हो रहा था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, बाल बिखरे थे, शर्ट की आस्तीन के बटन खुले थे और वो ऊपर की जानिब फोल्ड हुई थी। नीचे जीन्स भी और जॉगर्स पहने हुए थे। जैम ने हाथ के इशारे से हैदर की जानिब इशारा किया। हैदर ने भी 2 उंगलियां उठाकर इसे देख लेने का इशारा दिया। वो अब चलता हुआ हैदर के पास पहुंच चुका था। जैम, बाल बनाने में कुछ चला जाता है तुम्हारा? हैदर ने इसके बिखरे बालों को देखकर कहा, जिस पर इसने दोनों हाथों को बालों में कंघी तरह घेरा। ये लो, हो गए बाल सही। तेरी तरह जेल लगाकर 10 मिनट बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं। जैम ने स्टूल पर बैठते हुए बेजारी से कहा था, मुझे पेशेंस है नहीं तो इसमें मेरी गलती नहीं है। हैदर ने इसकी बात का चिढ़ कर जवाब दिया। नियाम पर काउंटर पर हाथ फेर रहा था। इसे काफी लोग अपनी तरफ मुतवज्जो नजर आए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी। वो दोनों वहां बैठे ही थे कि हैदर की तरफ आकर कोई से बुरी तरह टकराया था। इसका मुंह दूसरी तरफ था। हैदर का जूस नीचे गिर चुका था और कुछ इसके कपड़ों पर था। हैदर ने तेज में इसका कॉलर पकड़कर इसकी तरफ तवज्जो किया। वो शख्स इसकी तरफ खींच चुका था। क्या अंधे हो? अगर हो तो जाकर इलाज करवाओ। हैदर ने सख्ती से इसे घूर कर कहा। इसके कहने की देर थी कि इस शख्स ने हैदर के मुंह पर जोरदार पंच लगाया, जिस पर इसके मुंह से खून निकल आया था। जैम ये सब देख रहा था। मुझे कॉलर से आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। तू कौन होता है? वो शख्स भी इंतहाई बदतमीजी से बोला। इनके इस तमाशे में काफी लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। जैम चुपचाप इन दोनों को देख रहा था। वो शख्स पीछे मुड़ा तब किसी ने इसका कॉलर पकड़कर तरफ मोड़ा था और एक जोरदार पंच इसके मुंह पर गिर चुका था। जैम के मुक्के ने इसके मुंह पर भी हैदर से बुरा जख्म लगा दिया था। इसके होंठ से खून निकल आया। मुक्का इतनी जोर का था कि जियाम के अपने हाथ में सनसनाहट हुई थी। इससे पहले कि वो शख्स कोई कार्रवाई करता, एक लड़की जो इसी शख्स के साथ थी दरमियान में आकर जियाम के मुंह पर चांटा मार चुकी थी। जैम
जो इस शख्स को देख रहा था, इसने इस लड़की की जानिब नजर की। इसके फुर्ती से आने पर इसे बचाव का मौका नहीं मिल सका था। जैन के मुंह पर इस चांटे का कुछ खास असर नहीं होता, अलबत्ता वो लड़की को गुस्से से देख रहा था। औरत पर हाथ उठाना इसकी फितरत में नहीं था, वो इन्हें कमजोर समझता था। और फिर दूसरा मुक्का भी इस शख्स के हवास खराब कर गया। वो लड़की जो खौफ में आ गई थी, मजबूरन बीच में से हट गई। अगर जियाम फारिस औरतों पर हाथ उठाता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता नहीं। जैन इस लड़के को गुस्से से बोलता, सबको वहां छोड़कर बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि हैदर भी इसके पीछे गया था।